गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए आर्टिकल बर्नौली इक्वेशन पे बात करूंगा। देखो, मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया था कि यदि सिस्टम पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका वर्क कैलकुलेट किया जाए तो वो हमेशा सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। ये मैंने आपको मैकेनिक्स में, जहां सॉलिड बॉडीज की मैकेनिक्स को स्टडी किया जाता था, वहां मैंने बताया था। तो सेम उस प्रिंसिपल को यदि यहां में फ्लूइड डायनामिक्स में यूज करता हूं तो यहां भी एक नई इक्वेशन मेरे सामने आती है। उस इक्वेशन का नाम बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली ने वर्क एनर्जी थ्योरम को फ्लूइड डायनामिक्स पे अप्लाई किया, उसको यूज किया, तो एक नई इक्वेशन सामने आती है। वो इक्वेशन में प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। देखो किस प्रकार से, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ट्यूब है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है। क्लियर? ये ग्राउंड लेवल है, मानना होता है वहां भी, यहां भी मुझे मानना पड़ेगा ग्राउंड लेवल क्या है। ग्राउंड लेवल, इसी को मैं रेफरेंस लेवल बोल रहा हूं। रेफरेंस लेवल, जैसे वहां एनर्जी के दो टाइप होते थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां भी एनर्जी के टाइप होंगे। कितने टाइप के होंगे यहां एनर्जी, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले सिस्टम बना देता हूं। इधर से वाटर एंटर करता है और इधर से वाटर बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से इसमें लेमिनार फ्लो है, स्टेडी फ्लो, जो मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। यहां मुझे सेंटर की हाइट समझे ना, पाइप के सेंटर की हाइट h1 गिवन है, h1, और यहां पाइप के सेंटर की हाइट h2 गिवन है। क्लियर? यहां प्रेशर मान लेता हूं P1 है, ओपन एंड पर यहां प्रेशर P1 है इस एरिया पर, और इसका एरिया A1, इसका एरिया है A2, और यहां जो प्रेशर है बाहर एनवायरमेंट का, यहां मैं मान लेता हूं प्रेशर है P2 यूनिफॉर्मली पूरे क्रॉस सेक्शन पर। इधर प्रेशर P1, ये प्रेशर P1 यूनिफॉर्मली, और ये प्रेशर P2 पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली। ये मुझे मानना पड़ेगा। यहां वेलोसिटी V1, यहां वेलोसिटी V2, इनफ्लक्स वेलोसिटी V1, इफ्लक्स वेलोसिटी V2, मतलब निकलने वाली वेलोसिटी V2, एंटर करने वाली वेलोसिटी V1। अब जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम होगा। क्लियर? ये हम जानते हैं। तो मैं वही चीज यहां अप्लाई करूंगा। यहां फर्स्ट स्टेट है, ये है फर्स्ट स्टेट, यहां से लेके यहां तक जाने में सेकंड स्टेट, यहां से लेके यहां तक जाने में इस सिस्टम पर टोटल कितना वर्क किया एक्सटर्नल फोर्सेस ने, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, अगर मैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे अप्लाई करता हूं। समझे क्या बोला मैंने? ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट, यहां से लेके यहां तक जाने में मैं डेल्टा टी समय लेता हूं।
क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा होगा, समझे ना। एक छोटे टाइम इंटरवल की बात करता हूँ, वहां क्या होता था, वहां डिस्क्रीट इवेंट होता था, समझे ना। एक बॉल को मैंने नीचे से फेंका, एक बॉल है वो, सिर्फ एक बॉल गई ऊपर गई नीचे आई, ये एक डिस्क्रीट इवेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार बॉल को नीचे से फेंकते जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इवेंट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ क्या है, कंटिन्यूअस इवेंट है, क्लियर। लगातार पानी एंटर कर रहा है, लगातार पानी बाहर निकल रहा है। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये मैं छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगाऊंगा। उस छोटे टाइम इंटरवल में सिस्टम पर एक्सटर्नल जितने भी फोर्स है, उन्होंने कितना वर्क किया, ये अलग से कैलकुलेट करूंगा, फिर उसको बराबर कर दूंगा इस छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इन दोनों स्टेट के बीच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में। तो मैं वही करने जा रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन टोटल बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि यहां भी वैलिड होगी। इस वर्क एनर्जी थ्योरम को यहां अप्लाई करने के बाद एक नई इक्वेशन मेरे सामने आती है, उसी का नाम होता है बर्नौली इक्वेशन। अब देखो यहां कितने वर्क है, कितनी चीजें वर्क कर रही है, कितने डिफरेंट टाइप के वर्क यहां आ सकते हैं। पहली बात, ये जो एक्सटर्नल यहां सराउंडिंग है, वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल एजेंट है। P1 उसने प्रेशर लगाया, तो इसका वर्क अगर डेल्टा टी समय में ये प्रोसेस होने देता हूं, तो ये जो लेवल है, ये जो क्रॉस सेक्शन है पानी का, ये अंदर जाएगा डेल्टा टी समय में, जाएगा नहीं जाएगा। तो ये जो P1 प्रेशर है, इसको अगर मैं फोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वो क्या आएगा, P1A1, ये आएगा फोर्स। वो फोर्स डेल्टा टी समय में कितना वर्क करेगा, ये डिस्टेंस जो आएगी, समझे। तो मैं कहता हूं इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी v1 इंटू स्मॉल टाइम डेल्टा टी, आएगी नहीं आएगी। इसी प्रकार से यहां ये डिस्टेंस कितनी आएगी, v2 डेल्टा टी, छोटे टाइम इंटरवल में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक एक्सटर्नल एजेंट कौन है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक कौन है, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। P1A1 इधर से फोर्स और P2A2 इधर से। डिस्प्लेसमेंट इसमें फोर्स के अपोजिट है, और यहां डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है। तो मैं लिखूंगा ये जो वर्क डन है, ये दो चीजों की वजह से आएगा, एक तो प्रेशर जो लगा रहा है उसकी वजह से वर्क डन, प्लस एक ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी की वजह से, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखूंगा मैं, समझे ना। वर्क डन दो एक्सटर्नल एजेंट है, एक प्रेशर वाला और एक ग्रेविटी वाला। तो अब मैं ये प्रेशर वाला वर्क कैलकुलेट करता हूं। प्रेशर वाला वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर। ये वाला प्रेशर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, P1A1, और डेल्टा टी समय में जो इसका वर्क आएगा वो आएगा V1 डेल्टा टी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं डेल्टा टी समय के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां लिख देते हैं फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए वैलिड होती है, क्योंकि यहां कंटिन्यूअस फ्लो है, तो मुझे एक टाइम सेगमेंट लेना पड़ेगा, वो टाइम सेगमेंट मैंने डेल्टा टी लिया। तो वर्क डन इन डेल्टा टी ये आएगा बाय प्रेशर। अब बात करते हैं, नहीं ये आएगा सिर्फ इसकी वजह से पॉजिटिव, अभी तो ये भी प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, नेगेटिव। P2A2 V2 डेल्टा टी, ये निगेटिव आएगा। तो ये टोटल प्रेशर की वजह से वर्क आएगा कितने समय में, डेल्टा टी टाइम में, इक्वेशन ए। अब बात करते हैं ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से वर्क डन जो आएगा वो कैसे निकालेंगे, कितने समय में, सेम डेल्टा टी टाइम में। देखो डेल्टा टी टाइम अगर मैं ग्रेविटी की वजह से वर्क निकालता हूं, तो जो मास है यहां से यहां ये मास एंटर किया
और ये मास यहां से यहां निकला, तो मैं इन दोनों मास की अगर बात करता हूं यहां से लेके यहां तक, तो पोटेंशियल एनर्जी में डेल्टा टी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, समझे ना। mg ने इस डेल्टा टी में ये कहां कन्वर्ट हुआ, ये मैं डायरेक्ट इसको यहां से लेके यहां देख रहा हूं कि ये डेल्टा टी में जो एंटर किया और ये बाहर निकला, तो डेल्टा टी समय के पहले ये लिक्विड यहां था और डेल्टा टी समय के बाद लिक्विड यहां है, इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूं, समझ में ही बात, क्योंकि इसके एंटरिंग की वजह से ये बाहर निकल रहा है, क्लियर। तो इस डेल्टा टी समय में जो mg ने वर्क किया वो आएगा निगेटिव, क्योंकि mg लगता है नीचे और डिस्प्लेसमेंट इस डेल्टा टी में h1 से कितना हुआ, h2, ऊपर की ओर हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h2 माइनस h1। मैं एवरेज हाइट ले रहा हूं, सेंटर से मेजर किया इसलिए मैंने, ये क्या है, एक सिलेंडर, तो इसका एवरेज कहां माना जा सकता है, सेंटर में। ये भी क्या है, एक सिलेंडर, इसका एवरेज कहां माना जा सकता है, सेंटर में, समझे। तो mg का जो वर्क में निकालूंगा वो आएगा निगेटिव, h2 माइनस h1 इंटू mg, निगेटिव में, क्योंकि mg नीचे है और ये ऊपर जा रहा है डेल्टा टी समय में। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि डेल्टा टी समय में तो ये लिक्विड यहां से यहां आया है, समझे ना, ये लिक्विड पहले बाहर था भी यहां आया है, लेकिन अगर इस सिस्टम को मैं देखता हूं, एक डेल्टा टी समय में ये लिक्विड एंटरिंग जो हुआ है, जो यहां से एंटर हुआ, उसी के वजह से ये लिक्विड बाहर निकला, समझ में ये बात। तो मैं ये कहूंगा कि जितना लिक्विड एंटर किया है अमाउंट में, मास में, उतना ही लिक्विड बाहर निकला। तो इस प्रोसेस के दौरान वो मास, उस मास पर ग्रेविटी का कितना वर्क हो रहा है, समझे, उस मास पर ग्रेविटी का इस डेल्टा टी समय में कितना वर्क हो रहा है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, एम जी h1 माइनस h2 होगा वर्क क्या, h2 माइनस h1, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस अंदर ले गया मैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, h1 माइनस h2, ये निगेटिव चीज है क्योंकि h1 छोटा है। आई बात समझ में, क्लियर। अब चलते हैं आगे, इसके बाद ये टोटल वर्क डन मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मास में m मान लेता हूं, एंटरिंग मास, वही क्या होगा, लिविंग मास, ये तो मैंने कल बताया था आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो एक सेकंड में जितना मास एंटर करता है उसी सेकंड में मास उतना ही बाहर निकलता है, ये चीज मैं कल बता चुका हूं आपको। तो अब मैं ये कहूंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस डेल्टा टी समय में आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m v स्क्वायर, और वो v2 है, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन से ये दोनों ऐड करके इसके बराबर रख सकते हैं, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, समझे ना। नाउ ये A है इक्वेशन, ये B बोल देता हूं और ये C बोल देता हूं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये लिख सकता हूं कि P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T mg h1 माइनस h2 बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, क्लियर। अब इसमें और क्या किया जा सकता है, देखो a1 v1 v2, अगर मैं इस अमाउंट को देखता हूं a1 v1 v2, तो ये डेल्टा टी समय में इसका वॉल्यूम है, डेल्टा v, ये v1 डेल्टा टी ये लेंथ और a1 इसका क्रॉस सेक्शन। तो इस सिलेंडर का जिसका मास m है, इस सिलेंडर का जिसका मास m है, वॉल्यूम कितना आएगा a1 v1, तो ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, m मास का वॉल्यूम, जो यहां सिलेंडर बना हुआ है, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर, माइनस P2 डेल्टा V, सेम चीज A2 V2 डेल्टा T, ये A2 V2 डेल्टा T सेम आएगा इसके बराबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बात बोल सकता हूं मैं, प्लस mg h1 माइनस h2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब मैं डेल्टा v से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को, तो आएगा P1 माइनस P2 प्लस
m अपॉन डेल्टा वी, m जिसका मास डेल्टा वी है, तो m अपॉन डेल्टा वी क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, g h1 माइनस h2 बराबर, यहां भी मास बाय डेल्टा वी आएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, रो मास बाय वॉल्यूम रो, v2 रो क्या है डेंसिटी, हाफ, यहां भी रो आएगा v1 स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसे डेल्टा वी से डिवाइड किया, और ये डेल्टा वी इस मास का वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम आएगा, तो यहाँ डेंसिटी हो जाएगी रेस्पेक्टिवली, यहाँ भी डेंसिटी हो जाएगी। अब इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एक साइड में P1 आएगा, इस V1 को भी इधर लेके आता हूं, और इसको भी रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर, P2 को इधर लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, H2 वाले टर्म को भी इधर लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा, और हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये बर्नौली थ्योरम की फॉर्म मेरे सामने आ जाती है, या वर्क एनर्जी थ्योरम की फ्लूइड डायनामिक्स में जो फॉर्म आएगी वो ये आएगी, जिसका नाम होता है बर्नौली थ्योरम। इसको लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये भी आप लिख सकते हो। मैंने यहां दो अलग अलग लोकेशन ली, एक ये लोकेशन एक ये लोकेशन, उन दोनों लोकेशन के लिए इन तीन चीजों का समेशन हमेशा सेम आ रहा है। किन तीन चीजों का, प्रेशर, रो जी एच, हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों चीजों का समेशन हमेशा हर एक लोकेशन पे सेम आएगा। तो जिस तरीके से स्टेटमेंट हम मैकेनिक्स में देते थे, क्या स्टेटमेंट, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी तरीके से यहां भी एक स्टेटमेंट है, ये चीज वही है, लेकिन बर्नौली थ्योरम है, उन्होंने इसको प्रूव किया, ये फाइनल इक्वेशन आया, तो उन्होंने एक नया सेंटेंस बोला, नए शब्दों में इस चीज को बोला, क्या बोला उन्होंने, कि यदि ये आइडियल फ्लूइड है और ये फ्लो कर रहा है, तो इसके स्ट्रीमलाइन फ्लो के हर एक लोकेशन पर तीन चीजों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो तीन चीज क्या है, प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड, प्रेशर हेड, इन तीनों चीजों का समेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इस बात को, जैसे मैंने प्रेशर हेड बोला, वेलोसिटी हेड बोला, ग्रेविटेशनल हेड बोला, ये क्या है, इसको समझो। प्रेशर हेड क्या है, प्रेशर की वजह से यूनिट वॉल्यूम पर किया गया वर्क, समझे ना, प्रेशर की वजह से यूनिट वॉल्यूम पर किया गया वर्क, ये क्या है, रो जी एच। ग्रेविटी की वजह से यूनिट वॉल्यूम पर किया गया वर्क, ये क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। हमेशा इन तीनों का समेशन क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो प्रेशर हेड क्या होता है, ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है, और वेलोसिटी हेड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इन तीनों का समेशन हर एक लोकेशन पर स्टडी फ्लो में कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली थ्योरम है, ये बर्नौली इक्वेशन है, समझे। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन बर्नौली इक्वेशन, और यू मे से द एप्लीकेशन of बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब बाहर निकलने की स्पीड। क्या मतलब है, समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ध्यान से समझे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है, इसमें पानी भर देता हूं मैं यहां तक, ये पानी फिल कर दिया इसमें मैंने, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें होल कर देते हैं, ठीक है, मैंने यहां इसमें होल कर दिया,
और ओपन एंड से जो डेप्थ है होल की, ये मुझे दिया गया है कि ये h है। ओपन एंड से होल की डेप्थ h है, समझे? तो यहां से पानी निकलेगा बाहर, अब ये मत सोचना कि पानी रेड कैसे हो गया, समझे? पहले ब्लैक था, रेड कैसे हो गया? तो इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं, मुझे लगता है। इसका एरिया मान लेता हूं ए है, और इसका एरिया स्मॉल ए है, स्मॉल ए। हमें बताना है कि यहां पानी के बाहर निकलने की स्पीड क्या है, ये मुझे बताना है। तो मान लेता हूं वो स्पीड v है, ये मुझे कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बर्नौली थ्योरम। कैसे करेंगे? जिस प्रकार से हम वर्क एनर्जी थ्योरम सॉलिड मैकेनिक्स में यूज किया करते थे, जो आपको मैकेनिक्स पढ़ाया गया था, तो उसमें हम 2 पॉइंट चूज करते थे, समझे ना? ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। उन दोनों स्टेट के बीच में हम बोलते थे कि टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी प्रकार से यहां भी 2 स्टेट होंगी, जैसे मैंने अभी यहां प्रूव किया था कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्टेट के ये 3 पैरामीटर दोनों बराबर हो जाएंगे एडिशन में। तो यही यहां करना होता है कि मैं 2 स्टेट ऐसी चूज करूंगा जिनके बारे में मैं वो 3 चीजों पे कमेंट कर सकता हूं। कौन 3 चीज? प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड, वेलोसिटी हेड। तो देखो यहां वो 2 पॉइंट कैसे चूज किए जा सकते हैं। इस पॉइंट की मुझे प्रेशर पता है, कौन है बाहर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे पता है यहां प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर है यहां? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट। ये भी ओपन एंड है, तो यहां भी प्रेशर कितना है? P नोट। तो ये 2 पॉइंट अगर मैं चूज करता हूं, एक तो ये ओपन एंड और एक ये ओपन एंड, तो मुझे प्रेशर पता है। यहां वेलोसिटी हाफ रो v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करनी है। यहां वेलोसिटी नहीं पता मुझे, x मान लेता हूं। यहां वेलोसिटी नीचे की ओर x है, x। क्लियर? यहां वेलोसिटी x है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन की नीचे आने की वेलोसिटी x है, इस एरिया से पानी के बाहर निकलने की वेलोसिटी v है। ये v कैलकुलेट करना है, तो यहां मैंने x माना। अब ये हाइट कितनी है? h, और ये हाइट कितनी है? 0। तो मुझे तीनों चीज इन तीनों पॉइंट पर पता है, सॉरी दोनों पॉइंट पर पता है। तो इन दोनों पॉइंट पर मैं क्या लगा देता हूं? बाय यूजिंग बर्नौली थ्योरम ऑन बोथ द ओपन एंड। तो पहले ओपन एंड पे मैं क्या लिखूंगा? P नोट प्लस ये रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, ये क्या है? रेफरेंस लेवल। रो जी एच, इसके लिए लिख रहा हूं मैं प्रेशर, रो जी एच हाफ रो एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए P नोट प्लस रो जी 0, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 0, प्लस हाफ रो v स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैं दोनों ओपन एंड पर यूज कर सकता हूं बर्नौली थ्योरम। यहां से ये गायब, ये 0, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, पूरी इक्वेशन में से रो भी कट जाएगा अब, क्योंकि ये तो कट चुका है, तो रो भी गायब हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा GH प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर v स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 1। अब अननोन 2 है, x और v, इक्वेशन 1। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? दूसरी आएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है, इसको लिखा जा सकता है ax a1 v1
A2 V2, सेकेंड इक्वेशन। अब दो अननोन, दो इक्वेशन। अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, देखो कैसे। दूसरी इक्वेशन ax बराबर av, मुझे v कैलकुलेट करना है तो यहां से x निकाल देता हूं। x आएगा a v अपॉन कैपिटल A, और इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में, जो क्या है gh प्लस एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाय 2 बराबर v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर v स्क्वायर बाय a स्क्वायर 2 gh। अब इसके बाद क्या करेंगे, मुझे v कैलकुलेट करना है तो gh, इसको इधर पहुंचाते हैं, 1/2 v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाहर आएगा, यहां आएगा gh, ये 2 इसके पास लेके चले जाते हैं, और यहां बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का रूट बराबर v स्क्वायर कॉमन लूंगा, बचेगा 1/2, ये 2 इधर पहुंचा देता हूं, यहां आएगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, समझे। वेलोसिटी आएगी यहां से निकलने की रूट 2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर, यानी इसके एरिया का स्क्वायर अपॉन इसके एरिया का स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुने, मैक्सिमम क्वेश्चन में यह बोला जाता है कि इसके होल का एरिया ओपन एंड के एरिया से बहुत ज्यादा छोटा है। इफ a इज वेरी वेरी लेस देन बाय कैपिटल A, देन उस स्टेट में a बाई a बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा 1 से, और उस स्टेट में 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि a बाई a क्या हो जाएगा, 1 से छोटा, उसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा होगा, तो 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, तो ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा अमाउंट, 1 के अमाउंट। नाउ अब ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएगा, 2gh अपॉन 1 का रूट, यानी v बराबर 2gh का रूट, ये फाइनल रिजल्ट आएगा, समझे। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज की जाए कि ये होल का एरिया ओपन एंड के एरिया से बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो हमेशा वेलोसिटी इस होल से निकलने वाले लिक्विड की रूट 2gh आती है, जो किसकी आती थी, यदि मैं h हाइट से किसी बॉडी को छोड़ देता हूं तो उसकी ग्राउंड पर स्पीड रूट 2gh आती थी, याद है आपको। इसी प्रकार से यहां भी अगर पानी की हाइट h है तो h हाइट के नीचे यदि मैं होल कर देता हूं और वो होल बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उससे निकलने वाले पानी की स्पीड रूट 2gh आती है। यही ट्रॉसली थ्योरम है, इसी का नाम होता है ट्रॉसली थ्योरम। ट्रॉसली थ्योरम ये बोलती है कि जिस प्रकार से यदि h हाइट से एक बॉडी को छोड़ दिया जाए फ्री फॉल की कंडीशन में, तो ग्राउंड पर उसकी स्पीड रूट 2gh आती है। सेम इसी प्रकार से यदि एक वाटर टैंक में, एक बहुत ज्यादा छोटा स्मॉल होल कर दिया जाए h डेप्थ पर, तो वहां से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड भी रूट 2gh आती है। यही ट्रॉसली इक्वेशन है। तो कुल मिला के आप याद रखेंगे कि यदि h डेप्थ में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होल कर दिया जाए तो वहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी रूट 2gh आती है। इस रिजल्ट को कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया जाता है। वो क्वेश्चंस क्या हैं मैं अब आपको बताऊंगा।